Hello everyone, good morning. Students, I am Nikhil Bhardwaj, PhD Economics and JRF in Economics. Students, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आपका पेपर 2 है इकोनॉमिक्स। हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे मेन जो बच्चा एक प्रॉब्लम फेस करता है दैट इज कि किस तरह हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उस सब्जेक्ट के लिए कौन सी पर्टिकुलर बुक फॉलो करनी है, या हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉट करना है। इन सभी क्वेरीज का आज मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है इसकी बुक लिस्ट क्या रहेगी या कौन कौन सी बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से। स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कोट्सेनिस एक काफी अच्छी बुक है जिसमें छोटी बुक भी है और सारी की सारी चैप्टर्स आपको इजीली अवेलेबल रहेंगे। तो जो भी हमारे पास चैप्टर है, जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर बात करते हैं डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, इलास्टिसिटी, मार्केट्स, ओलिगोपोली, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ गेम्स, तो ये सारे के सारे 9 चैप्टर्स आपको इस बुक में अवेलेबल रहेंगे। छोटी बुक है, पढ़ने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। अगर आप कुछ सैनिस फॉलो नहीं करना चाहते, फॉरेन ऑथर अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आप एच.एल. आहूजा को फॉलो कर सकते हो। सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में द्विवेदी की बुक काफी ज्यादा अच्छी है और बहुत बार देखा गया मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कंजम्पशन फंक्शन से कभी कभी थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाते हैं, या आईएसएलएम के काफी डायग्राम बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चंस है जो कि बच्चा समझ नहीं पाता। तो उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को इस बुक में ना बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए द्विवेदी आपके लिए काफी अच्छा सोर्स रहेगा। थर्ड हमारे पास जो सोर्स आ जाता है स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको जीके के पार्ट के लिए भी कवर करना है और थ्योरेटिकल चीजों के लिए भी कवर करना है। इंडियन इकोनॉमी में जीके के लिए जो बुक आपकी फॉलो की जाएगी वो बुक हमारे पास होगी प्रतियोगिता दर्पण इंडियन इकोनॉमी जर्नल स्टडीज। स्टूडेंट्स, ये 6 मंथ की हमारे पास बुक अवेलेबल रहती है, तो आप ये मार्केट से परचेज कर सकते हो। 6 मंथली प्रतियोगिता दर्पण इंडियन इकोनॉमी में 7 to 8 क्वेश्चन जो जीके के आएंगे वो इसी पार्ट से निकलेंगे। तो ये वाली बुक आप लोगों के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। सेकंड, हमारे पास 6 to 7 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप प्रमोद शर्मा या फिर उसके लिए आप मिश्रापुरी, इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। मिश्रापुरी एक ऐसी बुक है जो मास्टर्स में भी आपने पढ़ी है जिसमें काफी डिटेल्ड वर्जन दिया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप मिश्रापुरी फॉलो कर लो, उसमें सारी के सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। और दूसरा प्रतियोगिता दर्पण जर्नल स्टडीज इंडियन इकोनॉमी 6 मंथली, ये 6 महीने की कंबाइंड एक बुक आती है, यही आप लोगों ने परचेज करनी है। फोर्थ हमारे पास आ जाता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में स्टूडेंट्स वैसे तो क्वेश्चन आपको कम आते हैं, अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस आएंगे, बट लेखी एक ऐसी बुक है जिसमें सारी के सारी चीजें कवर भी हो जाएंगी और लैंग्वेज बहुत इजी है। हाँ, थोड़ी सी मोटी बुक है, ये आपको देखने में लगेगा कि बहुत बड़ी है, बहुत मोटी बुक है, बट कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, हर एक चीज आपको यहां पर अवेलेबल रहेगी। तो पब्लिक फाइनेंस के लिए जो बुक आप लोगों ने फॉलो करनी है वो आ जाएगा लेखी। इसके बाद आता है जीडीपी यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग और आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इन दोनों के लिए आप झिंगन बुक फॉलो कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, ये मत सोचना कि हम अगर फॉरेन ऑथर को पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी नेशनल लेवल का कोई एग्जाम बनाया जाता है, एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो जो इंडियन ऑथर्स है वहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको निकलेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि फॉरेन ऑथर की जो बुक है वो ज्यादा बेनिफिशियल है या ज्यादा अच्छी है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और जीडीपी, इन दोनों के लिए हम कौन से बुक फॉलो करेंगे? झिंगन के बुक फॉलो करेंगे। इसके बाद आपके पास आएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए एसपी गुप्ता एक बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। स्टूडेंट्स, वीके पब्लिकेशन बिल्कुल मत पढ़ना, वीके पब्लिकेशन में से क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, स्पेशली यूजीसी का जब एग्जाम आएगा। आपने बैचलर्स में पढ़ना है, मास्टर्स में भी पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, बट एसपी गुप्ता एक ऐसी बुक है जिसमें रिग्रेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको गिवन है, जिसमें आपको कोटोसिस, स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत
अच्छे तरह से दिए गए हैं। जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का चैप्टर है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी गिवन है। तो एसपी गुप्ता आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी यहां पर। लास्ट, इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप गुजराती फॉलो कर सकते हो क्योंकि बेसिक लेवल से इसमें गिवन है, बिल्कुल स्क्रैच से गिवन है और इजी लैंग्वेज है। अब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल मत सोचना कि हमने इकोनोमेट्रिक्स तो मास्टर्स में पढ़ा ही नहीं है या बहुत टफ सब्जेक्ट है या ये मैथ्स है। बिल्कुल गलत। इकोनोमेट्रिक्स में स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन, मैथमेटिक्स नहीं है इसमें। ये मत सोचना कि मैथ का सब्जेक्ट है छोड़ देते हैं, समझ रहे हो। हमारे पास मेरिट किन क्वेश्चंस पर बनेगी, जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, जो मास्टर्स में नहीं पढ़े गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे तो मेरिट बनेगी। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स पे कमांड बनानी है, इन्हीं चीजों को स्ट्रेंथन करना है हमने। ये चीज याद रखना, क्योंकि हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये ऐसे इंडियन इकोनॉमी की जीके पार्ट, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी बच्चे छोड़कर जाएंगे। अगर आप भी छोड़ के चल जाओगे तो मेरिट नहीं बनेगी, समझ रहे हो बच्चों। माइक्रो मैक्रो तो हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, मास्टर्स में भी पढ़ा है। अगर मैं डिमांड का क्वेश्चन ठीक कर रहा हूं, मेरे साथ वाले भी ठीक करेंगे, मेरिट नहीं बनाएगा वो क्वेश्चन। मेरिट के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी का जीके पार्ट करना है, स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, इकोनोमेट्रिक्स के 5 क्वेश्चन करने हैं। यहां पे 15 to 16 क्वेश्चन की जो गेम है ना, ये आपका जेआरएफ क्लियर करवाएगी, यहां से आपका मेरिट में नाम आएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पर कमांड बनाना अपनी। ये चीज याद रखना, खाली पढ़ के मत जाना, स्ट्रैटेजाइज करना चीजों को, तभी आप मेरिट में आ सकते हो। तो ये तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट थी। और एक और चीज मैंने क्लियर करनी है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर मनी एंड बैंकिंग अलग सब्जेक्ट है या डेमोग्राफी अलग सब्जेक्ट है। नहीं, मनी एंड बैंकिंग आपका इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो उसमें मनी एंड बैंकिंग भी कवर हो जाता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी में आप फाइनेंशियल मार्केट्स भी पढ़ोगे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया भी पढ़ोगे, जिसमें बेसल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, एपेक्स इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें आप कवर करोगे। और डेमोग्राफी भी आप इसी में पढ़ते हो, जिसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड आ जाएगा या आपका ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, वो सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। तभी मैं बोलता हूं इंडियन इकोनॉमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 15+ क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आएंगे इंडियन इकोनॉमी से। तो इंडियन इकोनॉमी कवर अगर आपने कर ली तो मेरिट में नाम आ गया आपका, ये चीज याद रखना। तभी मैं फोकस करता हूं इंडियन इकोनॉमी की जीके पर। तो स्टूडेंट्स वैसे तो आपको सारा कंटेंट में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, जीके भी उसमें इंक्लूडेड रहेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आप टेलीग्राम को जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया है। और इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे आपके बेनिफिट की ही चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको एक आइडिया लगेगा एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, समझ रहे हो। आपको पता चलेगा अपने आप को एग्जाम में बैठने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो मेंटल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे पास क्या रहेंगी, ये सारी की सारी चीजें यहां पर मैं कवर करूंगा। और उसके बाद हम लेक्चर्स भी कवर करेंगे, बोथ पेपर 1 एंड इकोनॉमिक्स। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स सबसे पहले याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास आपको डायग्राम्स बहुत ज्यादा है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, टेक्निकल सब्जेक्ट है एक ये, ठीक है। बट आपने क्या करना है, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है। कहने का मतलब है पार्ट्स में डिवाइड करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर एक पार्ट पे स्पेशलाइजेशन बनाना जरूरी है। सबसे पहला जो पार्ट है वहां से जो क्वेश्चन निकलेगा दैट इज डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड में क्वेश्चन किस तरह का निकलता है, बिहेवियर ऑफ गुड्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आपने पढ़ा होगा, हिक्स की बुक है। तो हमारे पास उसके अंडर इसने गुड्स की बात की थी, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, आपके पास गिवन गुड्स आ जाएंगे, बेसिक नेसेसिटीज आ जाएंगी। अब आपको यहां पे पढ़ना क्या है कि इनका इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास व्हाट इज द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा ग्रेटर है। आपको क्वेश्चन बन सकता है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नॉर्मल गुड्स, जिसमें आपको बोल सकते हैं ऑप्शन 1
पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऑप्शन 2, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऑप्शन 3, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऑप्शन 4, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आपको यह भी पता होना चाहिए नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ा दोगे। जब इनकम बढ़ती है आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक तो मेरे को पता चल गया पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये देखना जरूरी है दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है, किसका ज्यादा इंफ्लुएंस है, ग्रेटर कौन सा है। तो नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ये चैप्टर्स में आगे डिटेल में कराऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्वेश्चन का पैटर्न कन्वे कर रहा हूं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हम कर सके। अब सोचो आप नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते या उसके एग्जाम्पल पढ़ के चले जाते, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? तो एक डायरेक्शन बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये तो आपको आ गया टाइप्स ऑफ गुड्स में से क्वेश्चन। यहां से सेकंड जो क्वेश्चन निकल सकता है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ना डिमांड कर्व के साथ मिक्स करेंगे। अब जहां ये दो कंसेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बन रहा है ना, ये गेम चेंजर है। ये समझ लो कि यहां पे अब आपकी मेरिट बनने वाली है। जैसे आपको एक तरफ तो पता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस होती है, ठीक है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे को यहां से क्वेश्चन क्या निकलेगा। आपको क्वेश्चन कंबाइन करके कैसे आएगा कि अगर आपका जो टोटल प्रोडक्ट है दैट इज मैक्सिमम, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो डिमांड को और वेरिएबल प्रोपोर्शन को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। या ये पूछ सकते हैं योर एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज फॉलिंग, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस तरह से ना यहां पे डिमांड की इलास्टिसिटी और वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको मिक्स करके एक क्वेश्चन बनेगा हमारे पास। तो इस चीज का हम लोगों ने ध्यान रखना है। ये तो आ गया पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपके पास बनता है प्रोडक्शन। अब स्टूडेंट जो प्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है ना वो डेफिनेशन बेस्ड है, टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड है। इसमें ना बहुत सिमिलर सी टर्म्स है, आइसो क्वांट और उसके टाइप्स, आइसो कॉस्ट, आइसो क्लाइन, आइसो रेवेन्यू, आइसो प्रॉफिट, स्केल लाइन, प्रोडक्ट लाइन, एक्सपेंशन पाथ, रिटर्न्स टू स्केल। समझ रहे हो कितनी सिमिलर टर्म्स है, एक जैसी टर्म्स आ गई, रिज लाइंस। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि रिज लाइंस क्या थी, आइसोक्लाइन क्या था। क्योंकि देखो बच्चों एग्जाम में जब आप बैठते हो ना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, टाइम का प्रेशर है, एफिशिएंसी का प्रेशर है, और बच्चा चीजें रिकॉल नहीं कर पाता, आते हुए क्वेश्चन गलत कर देता है, डर जाता है वहां पे। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये पार्ट्स में डिवाइड करके स्मार्ट स्टडी करनी है हमने। तो आपने ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है ये सारी कर लेनी है, लेक्चर्स में मैं इनको डिस्कस करूंगा सबको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन में से ना डेफिनेशन पर क्वेश्चन आएगा और ये डेफिनेशंस मैंने याद कर लेनी है। तीसरा चैप्टर आपके पास बनता है कॉस्ट का। कॉस्ट से जो आपके पास क्वेश्चन निकलेगा वो निकलेगा वेरिएबल्स पर। वेरिएबल का मतलब है आपने ना ब्रॉडर लेवल पे मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा, बस वही पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चन आएगा। एक तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो यू शेप का होता है वो आपने पढ़ लेना है, यू शेप्ड एलएसी। दूसरा आपने पढ़ना है जहां पे हम रिलेशन शो करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एक ही डायग्राम में इन सबको स्टडी किया जाता है और ये देखा जाता है कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, डायग्राम की शेप क्या है। एक आपने ये कर लेना है। तीसरा आपने करना है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो सॉसर शेप होता है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से होगा, सॉसर शेप इसको बोलते हैं। तो एक आपने ये कर लेना है। और चौथी लास्ट चीज आपने ये कर लेनी है कि हमारे पास जो आपका लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स होते हैं वो एल शेप क्यों होते हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एल शेप क्यों करेंगे। ये 4 डायग्राम्स, ये 4 कंसेप्ट पढ़ लेना, कॉस्ट यहीं से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मेरे पास बच्चों था फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जहां पे हमने इलास्टिसिटी कर लिया जिसमें डिमांड भी आ गया, वेरिएबल प्रोपोर्शन भी, प्रोडक्शन और कॉस्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आता है मार्केट्स। मार्केट्स में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि परफेक्ट कंपटीशन में टेक्निकल चीजें पढ़नी है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा,
क्वेश्चन क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए सी, एम आर इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एवीसी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस तरह के ऑप्शन बनेंगे। तो पढ़नी भी यही चीजें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पे इस तरह का वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आप डायग्राम लर्न करके जा रहे हो, डायग्राम के प्रैक्टिस करके जा रहे हो। नहीं, ये चीज नहीं हमने करनी है। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लेना, शट डाउन पॉइंट, क्लोजिंग डाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये भी ऐसे ही पढ़ना है कि शट डाउन पॉइंट कब आएगा? प्राइस इज ग्रेटर देन एवीसी, प्राइस इज लेस देन एवीसी, प्राइस इज लेस देन एवीसी ऑल्सो लेस देन एटीसी। इस तरह से पढ़ना है मैंने, वेरिएबल्स पर ही पढ़ना है मैंने ये चीज। और सप्लाई कर्व क्या होगा परफेक्ट कंपटीशन का, समझ रहे हो? तो थ्योरी मत रट्टा मार के जाना यहां से, ये टेक्निकल चीजें करना, ये क्वेश्चन बनेगा परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड आएगा मोनोपोली। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके जाना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में से क्वेश्चन निकल सकता है। और कंडीशन जरूर पढ़ना कि किन कंडीशंस में मैं प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करूंगा। सिर्फ ये मत पढ़ के चल जाना फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, समझ रहे हो? किन कंडीशंस में डिस्क्रिमिनेशन होएगा वो पता होना चाहिए। और थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन में फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकलेगा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर कहां पर ऑपरेट करेगा, प्राइस मोनोपोलिस्ट और आपका जो परफेक्ट कंपटीशन है क्या सिमिलैरिटीज है। यहां से थ्योरी पढ़ के चल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम टफ चल रहा होगा बच्चों, तो मोनोपोली में क्वेश्चन पता है कहां से निकलेगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के या मोनोपोली पावर को मेजर कैसे करेंगे। एक मोनोपोलिस्ट बोलता है मैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाऊंगा, चाहे शॉर्ट रन है चाहे लॉन्ग रन, बट कैसे, कौन सी चीजें जो उसको एनेबल करेगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर, जिसमें आप लर्नर्स इंडेक्स या आप बैरियर्स टू एंट्री, ये सारी चीजें पढ़ते हो, ठीक है। HHI इंडेक्स हो गया, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो हो गया, प्रॉफिट इंडेक्स हो गया, ये सारी चीजें, ये मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर है। तो ये करके जाना, मैक्सिमम बच्चा है छोड़ के जाएगा, क्वेश्चन निकला गेम आपकी। उसके बाद आ जाएगा ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में सबसे पहले उसके फीचर पढ़ने हैं और नॉन कोलिजिव ओलिगोपॉली मॉडल पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जिसमें कुर्नोट का मॉडल है, बर्टेंड का है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। किंग डिमांड कर्व थ्योरेटिकल, स्टैकलबर्ग एजवर्थ अगेन थ्योरेटिकल। तो ये एक ऐसा पार्ट है थ्योरी की, आपको कंसेप्ट एजम्पशन पता होनी चाहिए, दैट्स इट, समझ रहे हो? कोई डायग्राम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ओलिगोपॉली में नॉन कोल्यूसिव से निकलने के ज्यादा चांस है। पढ़ के आपने सब जाना है, पढ़ना आपने कोल्यूसिव भी है कि प्राइस लीडरशिप क्या होता है, बैरोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, कार्टल्स क्या होते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, बट पढ़ना तरीके से, ठीक है। ओलिगोपॉली भी आ गया आपके पास। इसके साथ तीसरा चैप्टर जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे मेन है, जो मास्टर्स में बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, वो आता है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये स्टार लगा के लिख लेना, फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट आ जाता है वो काफी इजी है। उसमें आपके पास बनेगा थ्योरी ऑफ गेम्स। थ्योरी ऑफ गेम्स में दो चीजें याद रखनी है। एक तो मैच द कॉलम पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हमारे पास प्रिजनर्स डिलेमा किसने दिया है, मॉरल हैजर्ड क्या है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है, एडवर्स सिलेक्शन क्या है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या है, मैच द कॉलम पे। दूसरी चीज आपने यहां पर याद रखनी है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब बच्चों वो टाइम चले गया जहां पे सिर्फ परेटो की वेलफेयर की कंडीशन पूछी जाती थी। सुनना ध्यान से, पेन डाउन कर लेना। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में सबसे पहले डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने वेलफेयर को कैसे डिफाइन किया है वो पढ़ना है। रॉल्स का क्राइटेरिया क्या था, मार्शल का क्राइटेरिया क्या था, परेटो का क्राइटेरिया क्या था, बर्गसन का क्राइटेरिया क्या था, पीगू का क्राइटेरिया क्या था, कि किसने वेलफेयर को कैसे डिफाइन किया है, ये आपने पढ़ना है। सेकंड, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ना है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरीज किस किसने दी है। एसी पीगू से शुरुआत होती है, तो किस किसने दी है वो। उसके बाद परेटो की एफिशिएंसी की कंडीशन करनी है। ये हो गया मेरा वेलफेयर का पहली चीज। दूसरा, वेलफेयर में आपने पढ़ना है कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल यहां पर, ठीक है। कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया पढ़ के जाओगे जो हिक्स और केल्डर ने मिलकर दिया था वेलफेयर का। उसके बाद आप पढ़ोगे स्किटोस्की ने इनको कैसे क्रिटिसाइज किया, तो स्किटोस्की का क्राइटेरिया आएगा, रिवर्सिबल क्राइटेरिया हम जिसको बोलते हैं। और तीसरा आप पढ़ोगे सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो कि सिमल्सन ने और बर्गसन ने दी थी मिलकर। इसमें आप लोग पढ़ोगे
सोशल इंडिफरेंस कर्व, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबल फ्रंटियर, पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक ब्लिस, ये वेलफेयर बनेगा। परेटो भी आएगा, हिक्स केल्डर भी आएगा, बर्गसन सिमुलसन भी आएगा। यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा हमारे पास। तो यहां पे आपकी मेरिट बनने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो ये तो एक ओवरव्यू है स्टूडेंट्स माइक्रो का, जहां से 12 से 14 क्वेश्चन आपको निकलेंगे। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ये तो आपने करने ही करने हैं चैप्टर्स, ये चीज याद रखना, ठीक है। क्योंकि माइक्रो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चा पढ़ के आएगा, बट ये वेलफेयर की कुछ थ्योरीज, फैक्टर प्राइसिंग की टेक्निकल चीजें, यहां पे बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। ये 2-3 क्वेश्चन है जहां पे मैं मेरिट बनाऊंगा, मैं कंपेटिटर्स पे एज क्रिएट करूंगा। समझ रहे हो? तो इस चीज को याद रखना और इसी पैटर्न में आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी को अप्रोच करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।